अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम वेव प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। ये प्रेजेंटेशन मैंने और मेरे फेलो जो क्लासमेट्स हैं हमने मिलके ये बनाई है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आएगी। अच्छा जी, ऑल वेव्स चाहे वो ट्रांसवर्स हों या लॉन्गिट्यूडनल हों, उनकी कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती हैं। उन्हें हम वेव प्रॉपर्टीज़ कहते हैं। और इन वेव प्रॉपर्टीज़ में रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस शामिल है। और ये जो अगली स्लाइड्स आएंगी इनमें हम यही सारी बारी बारी डिस्कस करेंगे। लेकिन बिफोर वी कैन डू दैट वी हैव टू कीप सम की टर्म्स इन आवर माइंड। उनमें से सबसे पहले तो है नॉर्मल, विच इज़ एन imaginary line that is perpendicular to the surface on which the light strikes. Here we have the incident ray, which is a ray that originates from the source and strikes the surface. और फिर हमारे पास रिफ्लेक्टेड रे है जो कि सरफेस से रिफ्लेक्ट कर जाती है। हमारे पास रिफ्रैक्टेड रे है जो कि बेंड कर जाती है जब लाइट एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में ट्रेवल करती है। देन वी हैव द एंगल ऑफ इंसिडेंस जो कि है एंगल ऑफ द इंसिडेंट रे विद द नॉर्मल, और इसे हम आई से डिनोट करते हैं। फिर हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो कि रिफ्लेक्टेड रे का एंगल होता है नॉर्मल के साथ, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आर। और फाइनली हमारे पास है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो कि है एक रिफ्रैक्टेड रे का एंगल नॉर्मल के साथ, एंड इट इज़ डिनोटेड बाय आर डैश। अच्छा जी, सबसे पहले वी हैव रिफ्लेक्शन। So basically reflection is the bouncing off of light from a surface which it is incident onto। ठीक है, बेसिकली आप लाइट किसी एक सरफेस पर मारते हैं तो जो उसका वापस वो जो बाउंस ऑफ होती है, जो उसकी रिबाउंडिंग होती है वापस, उसे हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इधर, जो एंगल होगा हमारा इंसिडेंट रे का नॉर्मल के साथ, वो हमारा बराबर होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के साथ जो कि रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है। एंड रिफ्लेक्शन अकर्स बिकॉज लाइट कैन नॉट ट्रेवल थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट्स। अच्छा जी, देन वी हैव द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। तो पहला लॉ तो ये है जो अभी हमने पहले डिस्कस किया कि I इज इक्वल टू आर। जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। तो अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस लेट्स जस्ट से 40 है या 35 डिग्रीज है तो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 40 या 35 डिग्रीज ही होगा। फिर दूसरा लॉ हमारे पास ये है कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ठीक है, या द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, दे ऑल लाई ऑन द सेम प्लेन। ये नहीं कि अगर आपकी जो इंसिडेंट रे वो एक्स एक्सिस में आ रही है तो आपकी रिफ्लेक्टेड रे जो है वो वाई एक्सिस में जाएगी। इस तरह नहीं होगा, वो एक ही प्लेन में रहेंगे। फिर हमारे पास है यूजेस ऑफ रिफ्लेक्शन इन रियल लाइफ। हमारे पास सबसे पहला है साइड मिरर ऑफ व्हीकल्स। और बेसिकली होता क्या है कि जो भी लाइट पिछली गाड़ियों से रिफ्लेक्ट होती है वो उधर से रिफ्लेक्ट होके पहले मिरर की तरफ आती है, और मिरर से फिर रिफ्लेक्ट होके हमारी आंखों की तरफ जाती है। तो इसी वजह से हमें नज़र आता है कि पीछे कौन कौन सी गाड़ियाँ आ रही हैं, कौन कौन से व्हीकल्स आ रहे हैं। फिर हमारे पास आई साइट जो है वो भी हमारी रिफ्लेक्शन की बदौलत ही चलती है। वो किस तरह के, हमारे पास पहले लाइट रेज जो आती हैं वो बाहर से, जो हमारी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है वहाँ से, वो रिफ्लेक्ट होकर जब हमारी आंखों में पड़ती हैं तो फोकस होती हैं हमारे रेटिना के ऊपर, इसलिए हमें नज़र आता है। तो जो लाइट रिफ्लेक्ट होती है कहीं से भी, वही उसी की बदौलत हम चीज़ों को देख पाते हैं। फिर हमारे पास एक ये है कि हमें पानी के अंदर जो चीज़ों की रिफ्लेक्शन क्यों नज़र आती है, वो भी हमारी रिफ्लेक्शन की वजह से ही है। क्योंकि लाइट रेज जो है, जैसे आपको इधर ये दरख्त नज़र आ रहा है, ये पानी के अंदर हमें इसलिए नज़र आ रहा है कि जो लाइट रेज हैं वो जहाँ सब से भी आ रही हैं, ठीक है, वो पहले दरख्त से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, रिफ्लेक्ट हो के वो पानी के ऊपर इंसिडेंट हो रही हैं, पानी के ऊपर इंसिडेंट होने के बाद हमारी आंखों में रिफ्लेक्ट हो रही हैं। ये वही है जो अभी मैंने बताया आपको। और अब हमारे पास है कि रिफ्लेक्शन की एक एनिमेशन है। अब आप इधर वेव को देख सकते हैं कि वो जा तो क्या कहते हैं राइट साइड की तरफ रही है, और उसका जो उसका जो क्रेस्ट है वो ऊपर की तरफ है, लेकिन जब वापस आ रही है तो वो
बेसिकली इन्वर्ट हुआ हुआ है उसका जो क्रेस्ट है। तो यही बेसिकली आपकी रिफ्लेक्शन एक किस्म की ये एक वन डायमेंशनल वेव दिखाई हुई है इधर, जिसके अंदर रिफ्लेक्शन जो है, तो वन डायमेंशनल वेव्स में जब भी आप रिफ्लेक्शन देखेंगे तो वो इस तरह की होगी। अच्छा जी, फिर हमारे पास है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन इज द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेनेवर लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन ऑप्टिकल मीडियम टू अनदर। सो बेसिकली लाइट जब एक ऑप्टिकल मीडियम से दूसरे ऑप्टिकल मीडियम में जाएगी तो वो बेंड होगी। जब लाइट एक लेस डेंस ऑप्टिकल मीडियम से एक डेंसर ऑप्टिकल मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, लेकिन जब वो एक डेंस ऑप्टिकल मीडियम से एक लेस डेंस ऑप्टिकल मीडियम की तरफ जाती है तो वो नॉर्मल से अवे बेंड होती है। और ये होता है इस वजह से है कि आपकी जो लाइट की स्पीड होती है दोनों मीडिया में वो मुख्तलिफ होती है। अच्छा जी, फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन के साथ आ जाते हैं दो फिनोमेना, क्रिटिकल एंगल और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जैसा कि आपको पता है, जब भी लाइट एक रेयर मीडियम से एक रेयर मीडियम में जाती है, डेंसर मीडियम से, तो वो नॉर्मल से अवे बेंड हो जाती है। लेकिन एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसका कोरिस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो आपका 90 डिग्रीज होता है। यानी जो आपकी रिफ्रैक्टेड रे होगी वो परपेंडिकुलर होगी आपके नॉर्मल के साथ। तो उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को, जिसके लिए आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्रीज होता है, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं उस लाइट रे का। और अगर एंगल हम क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा कर देंगे किसी भी लाइट रे के लिए तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगी। यानी लाइट अब रिफ्रैक्ट नहीं होगी, वो बाहर नहीं निकलेगी, वो इस तरह, जिस तरह आप इधर देख सकते हैं फिगर के अंदर, वो अपने ही अंदर इसी मीडियम के अंदर ही वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, वो बाहर रिफ्रैक्ट नहीं करेगी। तो इसे हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अच्छा जी, फिर हमारे पास है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये जो लॉ था, ये डच एस्ट्रोनॉमर विल्बर्ट स्नेलियस ने 1621 के अंदर डिराइव किया था मैथमेटिकली। और इससे हम एक इंसिडेंट रे और एक रिफ्रैक्टेड रे को हम जो है रिलेट कर सकते हैं। तो इस लॉ के मुताबिक, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन के मुताबिक, जो आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन होगा उसकी रेशियो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के साइन के साथ कांस्टेंट होगी। यानी दूसरे लफ्ज़ों में साइन आई ओवर साइन आर जो होगा उसकी आपकी रेशियो कांस्टेंट होगी। तो इसकी मुख्तलिफ फॉर्म्स हैं इस लॉ की। वो है n1 साइन थीटा वन इज इक्वल टू n2 साइन थीटा टू, या n इज इक्वल टू साइन आई ओवर साइन आर, या n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी। जो इधर n है, जो हमारे पास रेशियो आती है, उसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और अगर आप ये तीसरे वाला फार्मूला देखें तो इसके अंदर ये वाला जो है n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी, ये बेसिकली होता है आपके क्रिटिकल एंगल्स के लिए ही। सिर्फ क्योंकि आपका जो इधर 1 ऊपर है वो बेसिकली है आपका साइन आर जो है वो है, क्योंकि हमें पता है कि साइन 91 के ही बराबर होता है, तो इसलिए n इज इक्वल टू 1 ओवर साइन सी, सीधा सीधा। अब हमारे पास रिफ्रैक्शन इन रियल लाइफ, अगर हम देखते हैं मैग्नीफाइंग लेंस को, हमें चीज़ें जो हैं मैग्नीफाइंग लेंस की बदौलत बड़ी इसलिए नज़र आती हैं कि लाइट सीधी उनमें से पास थ्रू नहीं होती, वो रिफ्रैक्ट होती है। और वो जिस तरह रिफ्रैक्ट होती है उसकी ही वजह से हम चीज़ों को मैग्नीफाइड देख सकते हैं इनके थ्रू। फिर हमारे पास है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। और बेसिकली आपने हाई स्कूल के अंदर या मिडिल स्कूल के अंदर देखा होगा कि टेक्स्ट बुक्स के अंदर या साइंस लैब के अंदर कि जब भी आप वाइट लाइट को एक प्रिज्म के थ्रू गुजारते हैं तो उस जो दूसरी साइड है उसमें से बड़े मुख्तलिफ रंगों की लाइट जो है वो हमें मिलती है। ये इसलिए होती है, ये फिनोमिना जो है हमें देखने को इसलिए मिलता है कि आपकी जो वाइट लाइट है वो बेसिकली बनी होती है मुख्तलिफ लाइट्स की वो कॉम्बिनेशन होती है। वही रंग जो हमें रेनबोज के अंदर भी नज़र आते हैं। तो जो ये लाइट जो मुख्तलिफ रंगों की लाइट है, ये
आपके प्रिज्म के अंदर मुख्तलिफ स्पीडों के साथ जो है ट्रैवल करती है। तो जब रिफ्रैक्शन होती है तो हमें एंड पे जो मिलती हैं वो मुख्तलिफ रंगों की लाइट होती है। फिर हमारे पास रिफ्रैक्शन के जो एक और हमें फिनोमेना नज़र आता है वो होता है द बेंट पेंसिल फिनोमेना। पेंसिल तो सीधी है, टूटी तो नहीं हुई, लेकिन जब भी हम उसे पानी के अंदर डालते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वो टूटी हुई है, और ये इसकी वजह रिफ्रैक्शन होती है। अब तीसरे नंबर पर हमारे पास है डिफ्रैक्शन। तो डिफ्रैक्शन क्या है? डिफ्रैक्शन इज द इंटरफेरेंस और बेंडिंग अराउंड द corners of an obstacle when light passes through the gap between an obstacle. The narrower the gap, the higher the diffraction. So basically ये होता ये है कि आपके पास अगर एक लाइट है, कोई भी आपके पास वेव है आपके पास, इस सूरत में अगर हम कहते हैं कोई लाइट है हमारे पास, अगर हम उसे एक स्लिट से गुजारेंगे तो क्या होगा कि वो दूसरी साइड से फैली हुई होगी, और जितना हमारे पास वो स्लिट जो होगी वो जितनी नैरो होगी, वो गैप जितना भी नैरो होगा, उतनी हमारे पास वेव जो है दूसरी साइड पर ज़्यादा फैली हुई हमें मिलेगी। जिस तरह कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, जब हमारे पास वाइड गैप होता है वो इतनी डिफ्रैक्ट नहीं होती, वो कम ही फैलती है। लेकिन नैरो गैप जब होगा, कोई तंग सा गैप होगा, तो वो ज़्यादा फैलेगी, ज़्यादा डिफ्रैक्ट होगी। अब हमारे पास फॉर्मूला होता है डी साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो इधर हमारे पास जो d है वो है हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, यानी अगर आपके पास दो स्लिट्स हैं, आप दोनों में से लाइट गुजार रहे हैं, तो उन 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 केसेस में ये इस्तेमाल होता है फार्मूला। जो इधर d है वो है डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट्स, जो आपके पास थीटा है वो है आपका डिफ्रैक्शन एंगल है, और फिर जो n है वो है ऑर्डर नंबर फॉर द मैक्सिमम, और ये जो हमारे पास लैम्डा है वो तो हमें पता है कि वो वेवलेंथ होती है। अब हमारे पास दो टाइप्स की डिफ्रैक्शन है, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन और फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन। फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन जो है वो हमारे पास तब होती है जब लाइट सोर्स जो होता है वो एक फाइनाइट डिस्टेंस पर होता है ऑब्स्टेकल से, यानी आपके पास ये स्लिट है उससे फाइनाइट डिस्टेंस पे ही होगा, ज़्यादा दूर नहीं होगा, इतना दूर नहीं होगा कि लाइट रेज जो है वो पैरेलल आएंगी। इतना दूर होगा कि वो आप जो लाइट रेज आएंगी वो कन्वर्जिंग होंगी। फिर फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन में जो लाइट सोर्स होता है और स्क्रीन होती है वो इन्फिनिट डिस्टेंस पर होती है ऑब्स्टिकल से, यानी जो लाइट रेज आपके पास आ रही होती हैं वो पैरेलल होती हैं। अच्छा जी, फिर हमारे पास है यूजेस ऑफ डिफ्रैक्शन। सबसे पहला यूज़ हमारे पास हॉलोग्राम्स में आ गया। जब भी लाइट हम एक हॉलोग्राम से पास करवाते हैं तो वो डिफ्रैक्ट हो जाती है बहुत सी मुख्तलिफ सी डायरेक्शंस में, ठीक है। तो इसकी वजह से एक रियल इमेज प्रोड्यूस होती है, और रियल और वर्चुअल दोनों इमेजेस प्रोड्यूस होती हैं एक ऑब्जेक्ट की। फिर हमारे पास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, जिसके अंदर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट जो है वो हमें हमारी मदद करती है कि हम जो लाइट की वेवलेंथ है, एक्यूरेट वेवलेंथ है, वो हम मेजर कर सकें। जब हमें ये वेवलेंथ पता चल जाती है कि जो स्टार से लाइट आई होती है उसकी जब हमें वेवलेंथ पता चल जाती है, तो हम डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की मदद से ये बता सकते हैं कि उस स्टार की कौन कौन से वो एलिमेंट से बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है, एलिमेंटल कंपोजिशन उसकी क्या है। फिर हमारे पास जो एक आखिरी जो इधर लिस्ट में हमारे पास वो डिफ्रैक्शन रियल लाइफ में हमें मिलती है वो है जब हमें जो सूरज है वो लाल नज़र आता है सनसेट के वक्त, और ये इस वजह से होता है कि लाइट डिफ्रैक्ट हो रही होती है डस्ट पार्टिकल्स की वजह से जो कि हवा में मौजूद होते हैं उस वक्त। और फाइनली हमारे पास है इंटरफेरेंस। बेसिकली इंटरफेरेंस एक हम ऐसे फिनोमेना को कहते हैं जिसमें वी हैव टू वेव्स और वो कंबाइन हो जाती हैं। तो ये कंबाइन किस तरह होती हैं? अगर आपके पास दो वेव्स हों, उनके अंदर कोई फेज डिफरेंस इतना ना हो, वो एक ही उनके क्रेस्ट भी एक जगह पे ही हैं और ट्रफ्स भी एक जगह पर है, लेकिन उनके एम्पलीट्यूड्स मुख्तलिफ हैं, तो क्या होगा कि उनके एम्पलीट्यूड्स और हैं वो ऐड हो जाएंगे और हमारे पास एक रिजल्टेंट वेव आएगी। जिस तरह कि आप इधर देख सकते हैं, हमारे पास ब्लू कलर की जो ये है ये वेव नंबर 1 है। फिर हमारे पास ऑरेंज कलर की जो ये है ये वेव नंबर 2 है। चूंकि इन ये दोनों वेव्स फेज में हैं,
तो देयर एम्पलीट्यूड्स विल गेट एडेड अप और हमारे पास एक ये रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस होगी, ये ग्रीन कलर की जो है। इसका अगर आप एम्पलीट्यूड देख सकते हैं वो दोनों के बराबर है। दोनों जो इसकी वेव्स थी, जो ये वाली है ऑरेंज वाली और जो ब्लू वाली है, इन दोनों का एम्पलीट्यूड जो है इस ग्रीन वाली के बराबर होगा। तो ये है इंटरफेरेंस। अच्छा, वी हैव टू टाइप्स ऑफ इंटरफेरेंस। और पहली वाली है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, जिसका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया। इसमें क्या होता है कि यू हैव टू वेव्स और वो फेज में होती हैं, और चूंकि वो फेज में होती हैं तो उनके एम्पलीट्यूड्स जो है दे गेट एडेड अप, और हमारे पास जो रिजल्टेंट वेव होती है इट हैज़ अ हायर एम्पलीट्यूड देन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स। तो ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में क्या होता है कि आपकी एक वेव का जो क्रेस्ट है वो दूसरी वेव के ट्रफ के साथ लाइन अप हुआ हुआ है। ठीक है, जो आपका फेज डिफरेंस है वो इस तरह का होता है कि आपका जो क्रेस्ट होता है एक का, वो दूसरे के एक वेव का वो दूसरे वेव के ट्रफ के साथ लाइन अप हो जाता है, और इसकी वजह से आपकी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती हैं। अगर तो आपकी वेव्स जो है दे हैव द सेम एम्पलीट्यूड, तो दे विल गेट कैंसल्ड आउट। जिस तरह के आप इधर देख सकते हैं, इनका एम्पलीट्यूड एक ही है, बराबर है इनका एम्पलीट्यूड, लेकिन चूंकि ये जो है एक का क्रेस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ अलाइन हुआ है तो वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो ये है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। अच्छा, जब हमारे पास एप्लीकेशन है इंटरफेरेंस की रियल लाइफ में, और वो ये है, हमारे पास जब भी हम ऑडियो के साथ काम कर रहे होते हैं, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट होता है फेज इन्वर्ट का। होता यूं है कि आपके पास अगर एक गाना है और आपके पास उसके इंस्ट्रूमेंटल पड़ा हुआ है और आपके पास एक गाना पूरा पड़ा है, यानी आपके पास सिर्फ उसके जो पीछे म्यूजिक चल रहा होता है, जो उसके पीछे ड्रम बीट्स वगैरह पियानो चल रहा होता है वगैरह वगैरह, आपके पास वो उसकी वेव पड़ी हुई है, और आपके पास पूरा गाना पड़ा हुआ है, उसकी वेव फॉर्म पड़ी हुई है। तो जब आप और आपको सिर्फ वोकल्स चाहिए, आपको पूरा गाना नहीं चाहिए, तो आप ये कर सकते हैं, जो आपके पास इंस्ट्रूमेंटल है आप उस वेव को इन्वर्ट कर दें। उसे इन्वर्ट करने के बाद आप उसे असल गाने के साथ ऐड कर दें। तो जब ये होगा तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी और एंड पे हमारे पास वोकल्स रह जाएंगे। तो इसी तरह जो आप खाली कभी बार यूट्यूब पे देखते हैं गानों के सिर्फ वोकल्स पड़े होते हैं, ऊपर पीछे म्यूजिक नहीं होता, तो वो इसी तरह ही किया जाता है। और इधर हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो इख्तिताम पजीर होती है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी, और अल्लाह हाफिज़।